यस सर। लास्ट क्लास मैंने आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी बताया था, परफेक्ट। यस सर, परफेक्ट। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए, अगर होता है तो मैं वापस से बताऊंगा आपको। कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलैलिटी of 1 liter solution. Calculate the molality of 1 liter solution of 80% H2SO4. 80% H2SO4 is given. That is weight by volume. Weight by volume 80% H2SO4 is given. Given that density of solution is 1.8 gram per ml. Density of solution is 1.8 ग्राम पर ml. वापिस से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 80% H2SO4 weight by volume given that density of solution is 1.8 gram per ml. सर ऑफ 80% के बाद क्या था? H2SO4 weight by volume. Density of solution is 1.8 gram per ml. सर 98% देते तो ज्यादा इजी होता। नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है क्वेश्चन में. श्रेया, मैंने एक क्वेश्चन दिया है. कैलकुलेट श्रेया कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. Calculate the molality of a solution having 80% H2SO4 weight by volume with density 1.8 gram per ml. प्रोवाइडेड टर्म ये है, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है. आर्यन, मैंने एक क्वेश्चन दिया है. कैलकुलेट मोलैलिटी of 1 liter solution of 80% H2SO4. Calculate molality of 1 liter solution of 80% H2SO4 weight by volume. Given that density of solution is 1.8 gram per ml. Given ओके सर. density of solution is 1.8 gram per ml. परम, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, एक बार लिख लीजिए.
अगर कुछ डाउट हो तो रिपीट करा लेना। लिखो, calculate the molality of 1 liter solution of 80% H2SO4 weight by volume given that density of solution is 1.8 gram per ml। आपको प्रोवाइडेड डाटा क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन है H2SO4 का 80% वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर ml। आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। श्रेया का है 4.53। ओके श्रेया, ऐसा कोई आंसर नहीं है। यहाँ पर सल्फर का वेट 32 होगा। श्रेया आपका गलत है, चेक कर लीजिएगा एक बार, थोड़ा गड़बड़ है उसमें कुछ। सर एफ का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मास नंबर मैंने दे दिया 32, एटॉमिक नंबर होता है 16। मास नंबर है 32, लिख दिया मैंने यहाँ पे। सर ऑक्सीजन का तो 16 ही होता है ना? नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट। H2SO4 का मास 98 निकल के आया होगा। प्रणव का आ गया, प्रणव का ठीक लग रहा है एकदम। प्रणव आपका एकदम ठीक है। सर मेरा बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू आया है, ये आपका गलत है। 0.01। गलत है, गलत, देख लिया। पहली बात, जब भी क्वेश्चन सामने आए तो उसको सोचो कि क्या करना है। पहली बात, मुझे ये कौन बताएगा इसमें करना क्या है? कोई बता सकता है?
प्रणव और श्रेया को छोड़ के आद्या, क्या आप बताओ सर मोलालिटी क्या करना है इस क्वेश्चन में? हाँ आद्या बोलो। इसमें मोलालिटी फाइंड आउट करना है हाँ करेंगे, कैसे अप्रोच क्या होना चाहिए? सर। बोलो। सर दोनों का वही सेम है सर, आप आधे आधे बस करते रहते हैं। ठीक है, तुम बोलो। सर पहले नाम पहले बोलेंगे हम लोग, पहले पहले कशिश, फिर आधे बोलेंगे तो पहले नाम बोलेंगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, आधे बोलो। करता हूँ, आर्यन आप बताओ कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच होनी चाहिए? आर्यन, हेलो, नहीं गायब है। परम, आयुष, कोई तो बताओ। सर इसमें पहले डेंसिटी को लिख लेंगे मास बाय वॉल्यूम। बिल्कुल परफेक्ट। उससे फिर हम सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। उसमें से फिर सॉल्यूट्स के हिसाब से मोल्स निकाल लेंगे। सोल्यूट का मास कैसे निकालोगे? उसमें से सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास कैसे हटाओगे? सर ऊपर तो 1 लीटर दे रखा है ना, तो 1 लीटर माइनस कर देंगे। नहीं, 1 लीटर तो यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मास थोड़ी है। है ना? देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए सबसे पहले। सर हाँ श्रेया। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना? हाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। सर 20 ग्राम होगा, क्योंकि 80% ऑफ H2SO4 है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आंसर गलत है। सो 80% H2SO4 आपको प्रोवाइड, इसका मतलब क्या हुआ? 80 grams of H2SO4 in 100 ml of solution। 80 grams of H2SO4 in 100 ml of solution। 80% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम का यही हुआ मीनिंग। वेट बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम। सो ऊपर वेट मतलब ऊपर सोल्यूट का वेट लेना है 80 grams of H2SO4, नीचे वॉल्यूम का मतलब नीचे वॉल्यूम इन ml लेना है, मतलब 100 ml of solution। सो इसका मतलब हुआ 80 grams of H2SO4 in 100 ml of solution। और अगर 80 grams H2SO4 के हैं 100 ml सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम्स H2SO4 होगा? कौन बोलेगा? आयुष। क्या क्या से मैंने सुना नहीं। मैंने बोला कि 80 ग्राम्स H2SO4 इन 100 ml में है। 100 ml के अंदर 80 ग्राम्स H2SO4 है, तो आपको बताना है 1000 ml में कितना होगा? 800। बस बिल्कुल परफेक्ट। In 1000 ml there will be 800 grams of H2SO4। Perfect। In 100 ml 80 grams of H2SO4 is there, in 1000 ml 800 grams of H2SO4 is there। That means we know mass of solute, this one is mass of solute। H2SO4 का मास ये वाला होगा। 1 लीटर के अंदर 800 ग्राम H2SO4 है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूं तो मैं उसमें से 800 ग्राम सॉल्यूशन होगा। इतना बात समझ में आया आप सबको? यस सर। So in 1 liter of solution 800 grams of solute is there। total mass of solution निकालना हो तो क्या करेंगे? डेंसिटी का यूज करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एंड वी नो टोटल वॉल्यूम इज 1 liter, that is 1000 ml। density is 1.8। we have to calculate mass, so mass will be
1800 ग्राम्स। 1800 ग्राम्स मास आ जाएगा। टोटल सॉल्यूशन का मास निकालना है तो मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी लेनी पड़ेगी, दैट इज 1.8 ग्राम पर एमएल। उसको लिया, उसको इक्वेट कर दिया मास बाय वॉल्यूम के। टोटल वॉल्यूम आपको गिवन था। टोटल वॉल्यूम कितना गिवन था आपको? टोटल वॉल्यूम 1 लीटर आपको प्रोवाइडेड था। सो मैंने यहाँ पे 1000 ml ले लिया, 1 लीटर की जगह 1000 ml, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml। सो इसको ml में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, मिलीलीटर में इसको लिखा है मैंने। 1.8 इज इक्वल टू मास मुझे पता नहीं, वॉल्यूम मुझे पता है, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 ग्राम्स। ये सॉल्यूशन का मास है, सोल्यूट का मास इतना, सोलवेंट का मास कितना, सॉल्यूशन का टोटल मास इतना, सोल्यूट का मास इतना, सोलवेंट का मास कितना, आप बताएं मुझे। दोनों को माइनस 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स। सो मास ऑफ सोलवेंट में निकालता हूं तो वो कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ये हो कितना जाएगा? 1800 माइनस 18 माइनस 800। सो ये कितना आ गया आपके पास? 1000 ग्राम्स। और यही 1 kg के इक्वल है। सब भेजा था आंसर। हाँ श्रेया, आपका आ गया, ठीक है, अभी ठीक है एकदम आपका। सो आपके पास मास ऑफ सोलवेंट कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम्स और 1 kg के बराबर। इतना चीज समझ आया? सो मास ऑफ सोलवेंट शुड बी 1000 ग्राम्स। और अगर मास ऑफ सोलवेंट 1000 ग्राम्स है तो क्या मैं मोलैलिटी निकाल सकता हूं? मोलैलिटी क्या होता है? यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। सही है? मोलैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए क्या करेंगे? सोल्यूट का मास, सोल्यूट का मास कितना? 800 ग्राम, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98। 800 डिवाइड बाय 98, और फिर उसको किससे डिवाइड करूंगा? ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपका, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 के बराबर हो गया, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी कितना है? किलोग्राम में तो 1 kg ही है, कोई दिक्कत नहीं। 800 डिवाइड बाय 98 करना है, वैल्यू निकल के आएगी 8.16 मोलल, छोटा है। हाँ भाई, किस किस को क्या क्या दिक्कत आई, जल्दी जल्दी बोलो। आद्या? सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, वो हम ना मास ऑफ सॉल्वेंट ही अलग नहीं किए थे। हाँ। कशिश, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। आयुष? सर बस लास्ट का एक बार समझा दीजिए। लास्ट वाला, ये वाला स्टेप? हाँ सर। यहां पर क्या करना था? मोलैलिटी कैलकुलेट करनी थी। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो मास ऑफ सोलवेंट तो मैंने अभी अभी निकाला था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलार मास। अब H2SO4 का गिवन मास कितना है? हम लोगों को पता है H2SO4 का गिवन मास है 800 ग्राम्स। 800 ग्राम्स H2SO4 का मास अपने को गिवन है। मोलार मास कितना होगा? अब सल्फर का
जो मास नंबर है वो 32 है, ऑक्सीजन का कितना है 16, सो 16 इंटू 4 प्लस 32 प्लस 2, ये मोलार मास कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। सो कितना हुआ 16 इंटू 4 64 प्लस 32 96 प्लस 2 98। सो आयुष यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 98 मोलार मास आ जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, मोलार मास से मुझे डिवाइड करना है, 98 से डिवाइड कर दूंगा। अब मैंने कैलकुलेट जब किया, सो जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये 8.16 आएगा। अब ये कैसे आइडिया लगा, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं करना तो मैं इसको क्या कर लूं, अगर मैं इसको 98 की जगह 100 ले लेता हूं तो 8 पे जाएगा एग्जैक्टली। आयुष, अगर मैं इसको 98 की जगह 100 ले लेता हूं तो एग्जैक्टली 8 पे जाएगा। यस सर। और एग्जैक्टली 8 पे जा रहा है मतलब 98 लेने पे, क्योंकि नीचे वाला टर्म थोड़ा छोटा कर दिया, जो डिनोमिनेटर में वो थोड़ा सा छोटा किया है, तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सो 8 से थोड़ा सा इंक्रीज होके आ गया है। अगर 4 ऑप्शंस गिवन है तो आप देख सकते हैं कि जो 8 के सबसे नियर बाय हो उसको आप टिक कर दोगे। आया सर, और डिवाइडेड बाय में 1 क्यों लिया है, 1000 क्यों नहीं लिया? यहाँ पर जो लिया जाता है ना मोलैलिटी के फॉर्मूला में, वो इन किलोग्राम है। यहाँ पर क्या था 1000 यूनिट, देखो। अच्छा, हाँ हाँ सर। तो ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ओके सर। कोई और डाउट है आयुष? नो सर, बस। ठीक है, परफेक्ट। परम, परम आपको कोई डाउट है? आशय, आर्यन, ठीक है, परम की तरफ से यस है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं आपको, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आप मेरे साथ साथ लिखिए जल्दी से। जीरो 0.2 मोल ऑफ HCl, मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखिए। 0.2 मोल ऑफ HCl, 0.2 मोल ऑफ HCl zero point 2 mole of HCl and 0.2 mole of barium chloride and 0.2 mole of barium chloride were dissolved in water to produce 500 ml of solution. 0.2 mole of HCl and 0.2 mole of barium chloride were dissolved in water to produce 500 ml of solution. Volume of solution is 500 ml. So 500 ml of solution. Calculate molarity of chloride ions. Calculate molarity of chloride ions. Calculate molarity of chloride ions. The atomic mass, barium.
नीड नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर भेजा आंसर। भेज दिया। कितना है? 1.2। नहीं, गलत लग रहा है, गलत है शायद। 6.6 नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है श्रेया, ठीक है, एकदम कोई इश्यू नहीं लग रहा, ठीक है। परफेक्ट है श्रेया, परफेक्ट आपका। आगे बाकी लोग भी ट्राई करो एक बार। सर आंसर 0 पॉइंट में आ रहा है। 0 पॉइंट कितना आया? सर वही निकाल रहा हूँ, मेरा तो आ रहा है सर मेरा आ रहा है 0.008। 0.008 नहीं, गलत है आयुष, गड़बड़ है इसमें कुछ। इसको यूज करना, मोल ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है, ध्यान से देखना क्या क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयंस, ये बात बहुत स्पेसिफिक है, ध्यान रखना। सिर्फ क्लोराइड आयंस का मोलैरिटी पूछा गया है, बहुत ध्यान से। जीरो पॉइंट 0.8 कुछ छोटा सा मिस्टेक, आद्या इतना छोटा मिस्टेक। फॉर्मूला देखो, BaCl2 होता है, ध्यान से, शायद क्लिक कर जाए। फॉर्मूला बैरियम क्लोराइड का BaCl2 होता है। हाँ, उसमें 2 एटम्स हैं। हाँ, वो भी शायद यूज हो। सब भेजा। आज प्रणव गलत है आपका। सर भेजा। नहीं, कशिश गलत है। आप लोग ना कन्वर्जन समझते ही नहीं हो, कन्वर्ट भी करना होता है, कहीं पे ग्राम को किलोग्राम में, ml को लीटर में, सब गायब हो जाता है। कशिश देखो कहीं किलो ml को लीटर में कन्वर्ट ना किया हो, ऐसा हो सकता है? तो मैंने 2 आंसर भेजे थे ना सर। आंसर और किसने भेजा है? नहीं सर, मैंने 2 आंसर भेजे थे ना, वो दूसरा वाला है। सही है, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है आपके, तो उसमें सही नहीं है कुछ भी। सर भेजा। भेज दिया।
ये किसने भेजा? कशिश ने। कशिश अब एकदम ठीक है, अब आपका एकदम ठीक है। सर मेरा 1 आ रहा था। आपका 1 आ रहा था, 1 तो नहीं। यस सर भेजा। आपने भेजा, एक सेकंड देना। कशिश के बाद प्रणव का आ गया है। हाँ, प्रणव का सही है एकदम अभी। प्रणव का एकदम ठीक आ गया है, कशिश का ठीक आ गया है। और किसका आया है? और किसी का नहीं आया अभी मेरे पास। अभी मैं सोल्व करना स्टार्ट करूं। यस सर। सबसे पहले आपको देखना है कि HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। सो 0.2 मोल HCl है आपके पास, गिवन है इतना। और डायरेक्टली मोल गिवन है, मास वगैरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए होता है, वहां पे डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल्स ही दे रखा है, पंगा ही नहीं कुछ भी, बहुत आराम से। तो 0.2 मोल HCl में कितने मोल क्लोराइड आयंस होंगे? 0.2 मोल HCl के अंदर आयुष कितने मोल क्लोराइड आयंस होंगे? यही होगा। सो हाँ सर। 2 मोल क्लोराइड आयंस होंगे। दूसरा अपने को क्या गिवन है? 0.2 मोल BaCl2 गिवन है। इसके अंदर कितने मोल क्लोराइड आयंस होंगे? क्योंकि एक BaCl2 के अंदर 2 क्लोराइड आयंस होंगे। अगर एक BaCl2 का अपन मोलिक्यूल लें तो इसके अंदर 2 क्लोराइड आयंस दिख रहे हैं। 0.2 मोल के अंदर कितना होगा? 0.4 मोल। 0.4 मोल 0.4 मोल क्लोराइड आयंस होगा। टोटल क्लोराइड आयंस कितने, दोनों को ऐड कर दूं? 0.6। सो आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यही होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि क्लोराइड आयंस की मोलैरिटी पूछी है, सिर्फ क्लोराइड की, और किसी की नहीं पूछी थी। यहाँ पे सिर्फ क्लोराइड की मोलैरिटी पूछी थी, इस वजह से सिर्फ क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स लेने। सो यहाँ पे क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.6 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। 0.5। कितना है? 500 ml। लीटर में लिखूं तो 0.5 हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा? मैं पॉइंट से पॉइंट काटूंगा और 1.2 कर दूंगा। 6/5 और कैलकुलेट करता हूं। 6/5 कितना आता है? 1.2 आया। यस सर। हाँ। आ गया, आयुष को समझ आ गया। और सर वो जो हम लोग मोल्स निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का इन मॉलिक्यूल, तो वो तो हमको याद है, आप बताए थे कि 2 मोल है तो फिर वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसका और भी तो कुछ लॉजिक होना चाहिए। इसका और भी तो कुछ लॉजिक होना चाहिए। मतलब लॉजिक मैंने बताया था, मॉलिक्यूल बना के दिखाया था, याद है? हाँ सर वो हमको याद है, वो आप आंख वाला बताए थे सारा। हाँ, लेकिन मतलब कि 0.2 मोल HCl है तो उसमें खुद ही पता चल गया कि 0.2 HCl मतलब एक एटम्स है तो वो 0.2 ही होगा। 2 है तो फिर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है 2 मोल, ऐसा हमको पता है, लेकिन और भी तो कुछ यहाँ होना चाहिए। अगर HCl का एक मॉलिक्यूल लेते तो उसमें कितने क्लोराइड होते? एक। एक। अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 लेता हूं तो कितने होंगे? into 1। इंटू 1, है ना? इसी को क्या बोलते हैं? 1 मोल। हाँ। तो अगर इसका 1 मोल लेता तो कितना मोल क्लोराइड? 1 मोल। 0.2 हाँ। तो कितना हो गया? 0.2 मोल क्लोराइड। अच्छा। हाँ आ गया। काउंटिंग है, इस नंबर को हम लोग मोल बोलते हैं, हाँ। है ना?
तो हाँ सर अब आ गया। चलो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हम्म। आ गया? हाँ। चलो परम, आर्यन आ गया सर। आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। ये कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। द डेंसिटी ऑफ ए 56% the density of a 56% by mass 56% by mass aqueous solution of 1 propanol is of 1 प्रोपेनॉल का मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको, is 0.8975 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml। ग्राम पर ml। सर प्रोपेनॉल का C2H5OH होता है ना? CH3 CH2 CH2OH ये फॉर्मूला होगा। 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मूला ये होगा CH3 CH2 CH2OH। So you have to calculate mole fraction of 1 propanol। आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इस बार, ना मोलैरिटी ना मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन समझाया था बहुत पहले, भूल गए होगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए हो जाएगा। You have to calculate mole fraction of 1 propanol। सर ये आप सेपरेट सेपरेट क्यों ले लिखे हैं? प्रोपेनॉल का चेन क्या लेना है आयुष, क्या पूछ रहे हो? ये आपने सेपरेट क्यों लिखा है? प्रोपेनॉल का चेन इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं C3H7OH। सुनो सुनो सुनो, C3H7OH लिख सकते हैं। ये ना थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप से है। पहले CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर OH है। उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपना मोल फ्रैक्शन वाला C7 कितना, C3H7 3 3 6 3 4 7 और OH लिखो तो OH की बजाय यहाँ इसका फॉर्मूला बन जाएगा C3H8O। लेकिन इससे भी निकल के आएगा, इससे भी निकल के आएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं इस जो फॉर्मूला से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलता है। 10th क्लास में एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, याद है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं आया सर। मतलब स्ट्रक्चर लिखना सिखाया होगा आपको। हाँ सर, हाँ सिखाया था। हाँ तो उसी चीज को थोड़ा सा लिखा है मैंने, और कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ध्यान आ जाए उसके लिए। अच्छा तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है ना? कोई रीजन नहीं है, ये लिख के भी आपका हो जाता है, इससे भी हो जाएगा। ओके सर। डेंसिटी 0.8975 है, 56% बाय मास है। बाय मास लिखा हो तो वेट बाय वेट लेंगे।
आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है 1 प्रोपेनॉल इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना है 1 प्रोपेनॉल का। सर प्रोपेनॉल का एटॉमिक मास मतलब मास नंबर इज 60 नो 61 आ रहा है, एक मिनट, 60 आ रहा है 60 60 आ रहा है, 60 ठीक होना चाहिए। अच्छा 42 आएगा। 42 आएगा। नहीं सर, रुक जाइए, हम वापस 60 आएगा। अवस्थी अब तक कितने लोगों ने ले ली है? कितने लोगों के पास अवस्थी है अभी? सर बहुत ज्यादा ही छोटा वैल्यू आया है। हाँ, जब बताओ कितना आया? 0.016। 0.016 नहीं, आद्या गलत है। आएगा तो वैल्यू छोटा ही, लेकिन ये गलत है।
इसमें डेंसिटी का यूज है क्या? मुझे नहीं पता श्रेया, आप सोचो। शायद नहीं हो। IIT है श्रेया, कुछ भी दे सकता है। ओके श्रेया का 7/18 कितना निकल के आएगा ये? 0.39। नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं स्टार्ट करूं? सर भेज रहे हैं आंसर। ओके सर भेजा। नहीं, कशिश गलत है। इतना कैसे कर दिया? जीरो पॉइंट टू सेवन। सही लग रहा है श्रेया। तब भेजा 0.27। तब भेजा 0.276 बिल्कुल परफेक्ट है। प्रणव का भी ठीक है, श्रेया का भी। कैलकुलेशन मिस्टेक था पहले। तो यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल। आपके पास इसमें दो कंपोनेंट का सिस्टम है। एक तो वो सर एक एक सेकंड सर क्या वो मोल फ्रैक्शन नहीं भेजा सर, वो डेंसिटी का वैल्यू निकाल के दे दिया अब मैं क्या करूं? उसका 50 से फिर वो कर दिया। वो रुक के सर एक सेकंड। सो अभी देख लीजिए एक बार। मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल किसके बराबर होगा? क्योंकि दो कंपोनेंट का सिस्टम है। प्रोपेनॉल को पानी में डिसोल्व करके रखा हुआ है। तो प्रोपेनॉल को अगर पानी में डिसोल्व करके रखा हुआ है तो यहां पर दो ही चीजें हैं, एक तो पानी है, एक प्रोपेनॉल है। तो दोनों के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा उसमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर देंगे। और ऊपर क्या होना चाहिए? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल ऊपर रखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन जिस भी चीज का निकालना हो, मुझे जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखता हूं, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ऊपर क्या आ गया? प्रोपेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में किस किसके? प्रोपेनॉल और वाटर के दोनों के ऐड हो जाएंगे। अब ये नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे कैसे, ये कौन समझाएगा? आयुष एक बार हिंट दो मुझे, कैसे निकाल सकते हैं? क्या सर? हिंट दो कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल और वाटर कैसे निकाले जा सकते हैं। चलिए देखिए, मैं बोलता हूं। नंबर भूल गया सर। क्या? गिवन मास, ये किसका आया? गिवन मास बाय मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास बाय मोलार मास अब भी हमें नहीं पता, कुछ मास वास कुछ गिवन नहीं है। अपने को ये पता है 56% बाय मास ऑफ वन प्रोपेनॉल। उसका मतलब क्या हुआ? 56 ग्राम्स ऑफ प्रोपेनॉल in
100 grams of 100 grams of solution, 100 ग्राम सॉल्यूशन लूं तो उसमें 56 ग्राम्स प्रोपेनॉल होना चाहिए। 56% बाय मास का मतलब क्या हुआ, 56 ग्राम्स प्रोपेनॉल इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज मैंने निकाली है तो सिंपली क्या कर दिया, परसेंटेज का मतलब क्या 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 होता है कि आउट ऑफ 100 कितना है। परसेंटेज का यही मीनिंग होता है आउट ऑफ 100 कितना निकल के आ रहा है। तो 56% बाय मास हो तो उसका मतलब प्रोपेनॉल कितना है, 56 ग्राम्स आउट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 56 ग्राम्स प्रोपेनॉल इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें वाटर का मास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 56, ये वाटर का मास हो गया और ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 44 ग्राम्स। दैट इज मास ऑफ H2O। प्रोपेनॉल का मास कितना, 56 ग्राम्स, मास ऑफ वाटर इज 44 ग्राम्स। आपको निकालना क्या है, आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। प्रोपेनॉल का गिवन मास कितना, 56, मोलार मास कितना, 60। आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था इस फॉर्मूला से, C7H8O सॉरी C3H8O, ये आपको गिवन था। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे मोलार मास तो कितना निकल के आ रहा था, 60। सो मोलार मास इज 60 इन दिस केस, गिवन मास इज 56। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल कितना हुआ, प्रोपेनॉल का अगर मैं नंबर ऑफ मोल 0.9। तो कितना होगा, 56 डिवाइड बाय 60। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करूं तो कितना होगा, 44। गिवन मास इस बार वाटर का है 44 डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर, मोलार मास ऑफ वाटर दैट इज 18। मोलार मास वाटर का कितना होगा, 18 होगा। और अब क्या आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, क्या आप मोल फ्रैक्शन मेरे लिए निकाल के दे सकते हैं। सर 2.4 एंड 0.9। 2.4 एंड 0.9, ये वाला 0.9 आया होगा आपको, हाँ जी सर। तो ये 2.4 आया होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल। मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल दैट इज 0.9 डिवाइड बाय 2.4 प्लस 0.9 कितना होगा, 3.3 सर। 0.9 डिवाइड बाय 3.3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे, क्या आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकते हैं। सर 0.27। 0.276 पूरा कर दूं तो 0.276 आपका आएगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी तो इस वजह से मैंने इस बार कोई यूनिट नहीं लिखी है मोल फ्रैक्शन में, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, दोनों डिवाइड हो गए, कट गया सब, कोई यूनिट नहीं बचेगी। ठीक है आयुष, हाँ जी सर, बट कैलकुलेटर से तो 0.272 आ रहा है। तो फिर आपका इनमें थोड़ी सी होगी ना, आगे भी होगा कुछ। अच्छा हाँ हाँ ओके सर। सबको समझ आया, यस सर। परम, यस सर, समझ आया। परफेक्ट। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूं उसके बाद आते हैं। कैलकुलेट करके दीजिए मुझे, थोड़ा सा इस बार अलग देते हैं कुछ। चलिए नहीं, बस ठीक है इतना, इससे आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अब यहाँ पे स्किप किया जा सकता है। ओके, मैं एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट यहीं पे एंड करते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह को यहीं एंड करते हैं। एक चीज बची हुई है पीपीएम, वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा या फिर कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ताकि ये इसके साथ एक बार मिक्स कर दूंगा पार्ट्स पर मिलियन को, ताकि ये दोबारा रिवाइज हो जाए और वो एक नया कॉन्सेप्ट साथ सिखा दूंगा। चलिए मैं एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करता हूं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिया, बन गया CO2। ये रिएक्शन आप बचपन से लिखते आ रहे हो, देखा है, कार्बन को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 बन गया। बचपन से ये रिएक्शन देखा होगा। लेकिन यहां पर मैं बोल दूं कि मैंने कार्बन का लिया 10 एटम, ऑक्सीजन के लिए 20 मोलिक्यूल। आपको बताना है CO2 के कितने मोलिक्यूल बनेंगे। कार्बन के 10 एटम्स लिए, ऑक्सीजन के लिए 20 मोलिक्यूल्स, आपको बताना है CO2 के कितने मोलिक्यूल बनेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन सोच के बताओ। 20 सर। 20 बनेंगे। अच्छा जी, मैं कार्बन के 0 ले लेता तो कितने बनते? 0 0 एटम लेता तो कितने बनते आयुष? 0 0। अगर 1 लेता तो? अच्छा हाँ, अगर 10 लेते तो 10 होता, 20 नहीं। हाँ बात समझ आया? हाँ हाँ सर। आद्या, हाँ यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं 10 एटम्स लेता हूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे कार्बन, यहां से कितना कार्बन आ रहा है? एक कार्बन, यहाँ एक ही कार्बन आ रहा है, मतलब आपके पास 10 कार्बन आ सकते थे। ऑक्सीजन से कितने आ सकते थे? 20, क्योंकि यहाँ पे O2 आ रखा है, तो O2 कितने हैं अपने पास? 20 है। ऑक्सीजन से 20 CO2 बनने चाहिए थे। 20 CO2 के मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन से बनने चाहिए थे। अगर मैं कार्बन से चेक करता तो 10 CO2 बनते, और अगर मैं ऑक्सीजन से चेक करता तो 20 CO2 बनते। होगा कौन सा? बड़ा इजी सा ट्रिकी सा पार्ट है। अगर कार्बन के 10 एटम्स लेता तो आपके पास 10 CO2 बनने चाहिए थे। ऑक्सीजन के, O2 के, क्योंकि 20 मॉलिक्यूल्स हैं तो 20 CO2 बनने चाहिए थे। सर वो 20, अगर 10 कार्बन है तो 20 ऑक्सीजन है तो 10 अनरिएक्टेड हो जाएगा ऑक्सीजन। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों से तो अलग अलग आ रहा है, फिर डिसाइड कैसे करें? सर जिसका कम वैल्यू होगा ना सबसे ज्यादा, जैसे कार्बन का 20 ले लेंगे अगर, और ऑक्सीजन का 5, तो 5 से रिएक्ट करेंगे और जो 15 कार्बन जो रहेगा वो अनरिएक्टेड रहेगा। और जो 5 से है तो अगर वो वहाँ पे बैलेंस करेंगे तो वहाँ 2 CO2 आएगा तो 10 हो जाएगा CO2। कशिश को तो सब आता है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। सर वहाँ 20 मॉलिक्यूल है या 20 एटम होना चाहिए ना? मॉलिक्यूल, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा ओके। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को, इक्वेशन को भी चेंज कर देते हैं। क्योंकि कशिश ने आंसर कर दिया तो मैं थोड़ा इस इक्वेशन चेंज कर देता हूँ। N2 plus 3H2 gives 2NH3। इस बार इक्वेशन मैंने चेंज कर दिया, और नाइट्रोजन के मैंने ले लिया 5 मोल, हाइड्रोजन का ले लिया 8 मोल। अब आपको बताना है NH3 कितना बनेगा। अब देखो, अब हंसो। 10।
10। 10 बनेगा ऐसा? एक सेकंड बैलेंस नहीं किया, बैलेंस है वो। बैलेंस इक्वेशन कर रखी है मैंने। हाँ तब 10 बनेगा। 10 बनेगा। बाकी सब लोग भी एक बार सोच लो। So 5 mole of NH3 होंगे। 5 मोल ऑफ NH3 होगा। चलो एक मेरे पास आंसर आ गया 5 मोल। फिर देखते हैं। और एक सर 10 मोल। एक 10 मोल आ गया, दो आंसर तो आ गए। एक क्या गया, ए लिख देता हूँ आयुष से, और एक क्या आगे के लिख देता हूँ कशिश से। हाँ और बताओ। सर 1 मोल। 1 मोल। Yes, sir, 1 mole. आद्या AD आर्यन कितना आ रहा है आर्यन? आपका साउंड नहीं आ रहा है, कुछ इश्यू है शायद। चलो कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को वापस से शुरू करता हूं। इस बार आप देखोगे कि कौन सा कम है। आप फंस गए आप, क्योंकि यहां पर मैंने कोफिशिएंट अलग अलग दे दिए। आप क्यों फंस गए? क्योंकि नाइट्रोजन के आगे 1 कोफिशिएंट है, हाइड्रोजन के आगे 3 है, NH3 के आगे 2 है। अगर मैं एक मोलिक्यूल N2 का लेता, 1 मोल N2 लेता, तो वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता टू फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। अगर मैं एक मोल N2 का लेता, तो वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NH3। सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, क्या फंस गया इस मामले में? अगर मैं 5 मोल N2 लेता तो उसके लिए कितने मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता? 15 मोल। अगर मैं 5 मोल N2 का लेता हूं, एक मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अगर 5 मोल है तो उसके लिए कितना? 15 मोल। परफेक्ट। अगर 3 मोल हाइड्रोजन होती मेरे पास, हाइड्रोजन केस से वापस कैलकुलेट करें, अगर 3 मोल मेरे पास हाइड्रोजन है तो उसके लिए 1 मोल N2 चाहिए। 8 मोल्स के लिए कितनी चाहिए? 8/3। सिंपली 8/3 होनी चाहिए। उतना तो है शायद, 5 से कम है। 8/3 वैल्यू 5 से कम है, 5 से कम है ये वैल्यू। नहीं, क्या बोल रहा हूं किसी कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ दो इसको, यहां पे मैं वापस से आता हूं। यहां पर मैंने 1 मोल N2 लिया, 3 मोल हाइड्रोजन लिया, तो 2 मोल NH3 बनता है सिंपली। अगर मेरे पास 5 मोल N2 है, इसको कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा? तो इसका 3 टाइम्स चाहिए, मतलब 15 मोल हाइड्रोजन आपको चाहिए टू कंप्लीटली रिएक्ट N2। लेकिन क्या आपके पास 15 मोल हाइड्रोजन गिवन है? आपके पास नाइट्रोजन का था 5 मोल, जबकि हाइड्रोजन का था 8 मोल। आपने को चाहिए कितना हाइड्रोजन? 15 मोल। क्या इतना हाइड्रोजन है? अरे कोई तो बोलो। नो सर। नहीं है, नहीं है? कम है। अगर उतना हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो जाएगा रिएक्शन एंड होने से पहले। हाँ
या हाइड्रोजन खत्म होते ही रिएक्शन खत्म हो जाएगी और रिएक्शन नहीं होगी? जैसे हाइड्रोजन एंड होगा आपकी रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन पार्ट खत्म हो गया आपका। और उसी चीज को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएजेंट पहले खत्म हो जाए उसको क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। जिस रिएजेंट के खत्म होने की वजह से रिएक्शन रुक जाए वो क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ समझ आया नहीं आया? आया सर। आ गया सर। आ गया। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? हाइड्रोजन। निकाल कैसे सकते हैं? एक तो ये तरीका है भाई, आप एक को मान लो कि ये कंप्लीटली रिएक्ट करे तो दूसरे के लिए कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं और फिर देख लो कि गिवन कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। परफेक्ट। दूसरा बहुत इजी मेथड है। दूसरा इजी मेथड क्या है? आपको 5 मोल N2 के गिवन थे, 8 मोल H2 के गिवन थे। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इनके जो भी रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स हैं उससे इसको डिवाइड कर दो। सो 5/1 8/3। अब जो भी वैल्यू कम आए ना, कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू कम आए वही वैल्यू लिमिटिंग रिएजेंट है, कुछ नहीं। सिंपली कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू कम आ रही है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। आया? यस सर। सिंपली कोफिशिएंट उठाओ, उससे डिवाइड करो और जो भी वैल्यू कम आ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट। और फिर जितनी भी कैलकुलेशन करनी है कि कितना मोल NH3 बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे करनी है। जो भी वैल्यू, जो भी पहले खत्म हो जा रहा है ना, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे। वो हम लोग बाद में देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखे। सर आंसर 5.2 आएगा। 5 वो बाद में देखते हैं। मैंने कैलकुलेट क्वेश्चन दिया ही नहीं आपको, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। इतनी बात समझ में आई? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाल सकते हैं? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? यस। आपको सिर्फ इतना बताना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2O। कितना कितना है एक बार मैं बैलेंस कर देता हूं। 3CO2, H2O कितना है? 4H2O। सो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 plus 3 5O। ये बैलेंसिंग हो गई, परफेक्ट है। 3 plus 2 ठीक है। जो आपके पास ये गैस है, ये गैस गिवन है आपको 50 मोल, जबकि ऑक्सीजन गिवन है वो है 170 मोल। आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। ऑक्सीजन। देख लो भाई, बाकी लोग बता दो। ऑक्सीजन सर। हाँ सर ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें 34 आ रहा है। 34 आ रहा है, ये कहां से आया? कोएफिशिएंट से डिवाइड करके। कोएफिशिएंट से डिवाइड करने पे डिवाइड करके 34 आया होगा। तो यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना है? 5। उससे डिवाइड कर दें तो वैल्यू 34 आएगी, जबकि यहां पे वैल्यू है 50। कौन सा कम है? ऑक्सीजन कम है। तो ये क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। एक और रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन इस बार क्या लिखोगे? P4 plus O2 is P4O10 5O2। इस बार P4 के नंबर ऑफ मोल्स हैं 50 मोल, या 5 की बजाय थोड़ा सा इसको P4O6 पे ले जाओ ताकि थोड़ा अलग हो जाए। 50 मोल इसके लिए, 200 मोल O2 के लिए।
इस बार लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? सर P4 P4 इस बार लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 66 हाँ। आएगा। 66 आता जाएगा। वैल्यू कौन सी कम हो जाएगी? P4 वाली। P4 ओके। यस सर। अब इस क्वेश्चन को मैं हल्का सा ट्विस्ट करता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट आपने निकाल लिया, NH3 कितना बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट आपने निकाला, इस केस में क्या है? हाइड्रोजन है, 8/3 आया। तो उससे अपने को चेक करना है कि NH3 कितना बनेगा। ये कौन बताएगा? एक बार ट्राई। सर फिर से बोलिए। 16/9 सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। आपको सेम क्वेश्चन के अंदर बताना है कि NH3 कितना बनेगा। पहली बार में क्वेश्चन क्या कर दिया? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, वो ये वाला निकल के आया। अब आपको बताना है कि NH3 कितना मोल बनेगा। कितना मोल बनेगा? 16/3 आ रहा है। सब लोग करो एक बार, बताओ। 16/3 सर 5.33 5.33। ओके, बाकी लोग? तो मेरा 16/9 आ रहा है। 16/3 रहा है। ओके, और भी किसी को कुछ आ रहा है उल्टा सीधा? सर इसमें उल्टा सीधा आएगा आंसर, उल्टा सीधा आना नहीं चाहिए। नहीं सर 5.33 ही आ रहा है, बस उल्टा उल्टा नहीं आ रहा है। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन श्रेया बोल रही है 16/9 है। सर या तो आंसर 5 होगा या तो आंसर 1 होगा। 5 होगा या 1 होगा? 5 तो नहीं 5.33 होगा सर। सर। तो आयुष? सर 5.33 होगा, 5 नहीं होगा। अच्छा जी, 5.33 होगा। परफेक्ट। सर 5.3333333333 ऐसे इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए श्रेया की गलती कहाँ है और आयुष की कहाँ गलती है, दोनों बताता हूं। सबसे पहली चीज, यहां पर ये चीज सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए ही डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के चेंज नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स सर 8/3 है। ये लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने 3 से डिवाइड किया था। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी है ये लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड किया था। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 8 मोल। आपको पता है हाइड्रोजन से कैलकुलेशन अगर मुझे करनी है तो 3 मोल हाइड्रोजन होता तो 2 मोल NH3 बनता। 3 मोल H2 से आपका 2 मोल NH3 बनता है। ठीक है सर आंसर 0.25 है क्या? 1 मोल हाइड्रोजन से कितने बनेगा? 2/3 मोल NH3। और आपके पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 8 मोल गिवन है। सो 8 मोल हाइड्रोजन से आपके पास 2/3 इंटू 8 मोल NH3 बनेगा। ये बात कोई गलत बात है क्या? नहीं सर, परफेक्ट। परफेक्ट। आयुष हाँ जी सर। समझ आया मैंने क्या किया? हाँ जी सर। ठीक है। सो 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल NH3 बनता। 1 मोल हाइड्रोजन से 2/3 मोल NH3 और 8 मोल हाइड्रोजन से 2/3 इंटू 8 मोल NH3 बनेगा। ये कितना वैल्यू आ जाएगी? 16/3। दैट इज 5.3333 समथिंग समथिंग आता जाएगा। सही है। सो 5.33 में आंसर लिख रहा हूं। इतनी बात समझ में आई? लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल्स वही है 8 के 8। श्रेया आपको आपकी मिस्टेक समझ आई? हाँ सर। ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन में वापस से वही क्वेश्चन है, आपको बताना है कितने मोल CO2 एंड H2O बनेगा, कितने मोल CO2 बनेगा, कितने मोल H2O बनेगा। आपको नंबर ऑफ मोल्स सर दोनों का सर वो H2O नील हो जाएगा पहले ही। नील क्यों हो जाएगा? सर मोल उसमें ना वो वाटर नहीं लेते, बस गैस से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मुझे तो पता नहीं। मैंने तो क्या बताया है आपको, C3H8 कितना है आपके पास 50 मोल, O2 है 170 मोल, उससे 3 मोल, अगर मैं इसका इक्वेशन बैलेंस करके लिखा हुआ है C3H8 plus 5O2 gives 3 moles of CO2 plus 4 moles of H2O। इस इक्वेशन में आपको C3H8 सर CO2 का वैल्यू आएगा 102 और वाटर नील हो जाएगा। 170 मोल, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, H2O के नंबर। सर CO2 का वैल्यू आएगा 102 और वाटर नील हो जाएगा। चलो देखते हैं। सर एक सेकंड सर, कर रहा है। 2.4 सर CO2 255 255 O2 सर नाम लिख दीजिए आगे सर। सर 2.4 होगा CO2। गलत है, और बोलो। सर मैंने भेजा आंसर। श्रेया का आया है, ठीक है। ये किसका है श्रेया? CO2 का है, H2O का है? पहले CO2 फिर H2। सर ये बताइए ना, 170 ही है वो, मतलब सारा चीज वही है। 136 हो सकता है श्रेया, ठीक लग रहा है, मे बी प्रोबेबल। सर सारा चीज वही है, 50 मोल 170 ये सब। हाँ, सब चीज वही है। 50 मोल। सर 255 सही है? क्या 255 सही है? नहीं, 2.4 होगा वहाँ सर। 104 सही, 102 सही है। तुमने H2O बोल दिया, गलत हो गया सब कुछ। सर नील नहीं CO2 होगा सर, आगे गेलो-सैक लॉ फॉलो करेंगे वो नील होगा सर, क्योंकि गैस गैस रिएक्ट करता है। हाँ अरे नहीं सर, सही है सर। गलत है, पूरी तरह गलत है। सर अरे क्या नहीं ठीक है, सर, वाटर सही है। वेपर होगा तो कैसे नहीं होगा? अच्छा हाँ, वाटर वेपर हो सकता है सर। अरे देखिए, तो निकालना पड़ेगा। सर CO2 2.4 है। नंबर ऑफ मोल्स। सर तब 12 होगा सर। लिक्विड नीचे पड़ा हो, अपने क्या मतलब है? नंबर नहीं ऑफ 12 नहीं होगा। रुकिए। गैस का वॉल्यूम नील हो सकता है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे नील हो सकते हैं? सर 136 आएगा उसका। 136 O2 का कैसे हो सकता है? CO2 का सर H2O सर H2O का 136। आशय सर CO2 का 2.4 होगा। सर CO2 का 102 होगा। CO2 का 102 आ रहा है क्या सबका? और इसका 136। हाँ सर मेरा आ रहा हाँ है। सॉरी सर, मैं भी वही CO2 लिख रहा था, O2 गलती सर से। मेरा आया। सर एक बात बताइए, वहां पे मेंशन तो करना पड़े, अब लीटर लिखे हैं सर। लिक्विड है, लीटर नहीं है। लिक्विड है, लिक्विड। हाँ तो वो नील ही होगा सर। गलत है, आपका असेसमेंट ही गलत है। तब अगर लिक्विड नहीं होगा तो 136। नहीं, लिक्विड होगा तो 136 होगा। और बोलो। अच्छा तब ठीक है, तो वो मोल है सर। आप मेरा कंफ्यूज कर रहे हैं, बेसिक मेरा खराब है, तब पहले ही से आपको बताए थे। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैंने वही बोला कि अगर गैस होता तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान सकते थे, अगर लिक्विड फॉर्म वाटर है उसके कंपैरिजन में। हाँ ये समझ गए सर। सॉरी वॉल्यूम कर दिए थे सर, वो मोल था, सॉरी। ये मोल था, तो ये मोल में तो डायरेक्टली करना था आपको। हाँ वही आएगा 136 और उसका 102, बस बात खत्म। ओके, सो ये कितना हो गया आपका? 136 आपका यहां पर आ गया है। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सोल्व तो नहीं करना? नहीं सर परफेक्ट। आयुष डाउट है क्या इसमें? नो सर, आ गया, अच्छे से आया। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर ये सोल्व हो गया तो इस बार इसमें बताओ कि P4O6 कितना बनेगा।
ये क्वेश्चन गलत हो गया क्या? इसको सर उसको बैलेंस तो करिए अच्छे से। क्वेश्चन बैलेंस करने में थोड़ा सा है गड़बड़। तो यहाँ पे कितना हुआ? 4 6 है, इधर 6 हो गया, इधर 4। 4 सही है सर, है, सही है। तो यहाँ 6 आएगा। हाँ 3 होगा सर, वहां पे 3 होगा। नहीं ठीक था, 3 था, बिल्कुल परफेक्ट ही था। हाँ हाँ ठीक है, परफेक्ट ही था, कोई इशू नहीं। ठीक है सर 50 होगा, 50। कितना मोल P4O6 50 50 50 50 50। हाँ सर। मोल आ रहा है सबका? हाँ यस सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब सीख गए, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा सर एक चीज मुझे पूछना था। हाँ बोलो। वो जो कोएफिशिएंट से डिवाइड करने वाला मेथड आप बताते हैं, हाँ तो उसमें सर मान लीजिए कि दो रिएक्टेंट और दोनों का मैंने कोएफिशिएंट से डिवाइड किया हाँ और दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, तब? तो फिर वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। ओके। सर समझ में नहीं आया, फिर से। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, आप कोफिशिएंट से डिवाइड करके दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, तो किसी भी एक पार्ट को पकड़ो और उससे कैलकुलेशन कर दो, क्योंकि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा होगा रिएक्शन में। दोनों ही कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, दोनों एक साथ खत्म हो रहे होंगे। और सर एक और चीज सिखा दीजिए ना सर, अगर अनरिएक्टेड कुछ होगा तो उसको निकालेंगे कैसे रिजल्टेंट? उसको निकालने की क्या जरूरत है, यहाँ से उसको कर। अरे सर पूछता है सर। कोई नहीं, बताता हूँ। इसी क्वेश्चन में वापस आओ। आपके पास 50 एंड 200 गिवन थे। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? P4 था, P4 पूरा यूज हो रहा था। आपको बताना है अनरिएक्टेड O2 कितना है। 150 अनरिएक्टेड O2 कितना है? ओ सॉरी, एक सेकंड रुकिए सर। 200 बाई 3 माइनस कुछ 550 तो हो जाएगा। कहाँ से निकाल रहे हो? एक सेकंड सर। अब हाँ सर, 200 सर बाई 50 मोल है। क्या 50 मोल? 50 मोल इज अनरिएक्टेड। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, 200 बाई 3 कितना होता है? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, मेरा ना नेटवर्क खराब था। अनरिएक्टेड O2 बताना है। अनरिएक्टेड O2 कितना है? सर मेरा आंसर ठीक है। सर 16.66 आएगा। गलत है। किसका सर? मेरा? हाँ आयुष अच्छा परफेक्ट था। सर आयुष से पूछिए ना कैसे किया। ये तो मेंटली हो जाएगा। अगर 1P4 का 3O2 इस्तेमाल कर रहा है तो 50 मोल का 150 होगा, फिर 50 मोल अनरिएक्टेड हो जाएगा। 150 तो मेरा भी आ गया सर, 150 तो मेरा भी आ गया, तो फिर क्या किया? बाई 3 ऑफ मोल्स ऑफ O2 है कितना? माइनस किया ना फिर। सर हम फिर लोग से वो 150 के बाद क्या किया सर? एक मिनट टोटल मोल से माइनस किया करके। हाँ आशा आर्यन बोलो। सर हम लोग से अनरिएक्टेड O2 पूछा गया था ना, हाँ तो वही हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे ना एंड में। हाँ 15 टू मैं समझा देता हूँ। सर 15 into 3 कितना होता है? 150 ना? हाँ 50 आएगा सर, हो गया। हो गया पक्का? हाँ सर हो गया। समझा दूं या बता? नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट, एकदम समझ गए। चलो ठीक है। बाकी लोगों को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, इस सब सर क्वेश्चन में पता है नहीं है। क्या किए थे सर? मैथ्स प्रॉब्लम ही था। 200 बाई 3 माइनस 150 और 150 को 3 से मल्टीप्लाई ही नहीं किए थे सर। हाँ क्यों किए? किसने कहा था ऐसा करने को? सर दिमाग ने कहा था सर। हाँ बाकी लोगों का हुआ सबका? सर वो जो था C3H8 5O2 जिसमें 102 और एक और आया था 136, ऐसा कुछ वैल्यू आया था, वो वाला बता दीजिए आप। C3H8 प्लस कितना था? 5O2 5O2 gives 3CO2 प्लस 4H2। 4H2O था। हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने गिवन थे? 50 मोल्स। इसका 50 मोल था और इसका था 170 मोल। ओके
इस बार ट्राई करूं? सर 8 बजने से पहले छोड़ दीजिएगा 5 मिनट सर। ठीक है कशिश, पढ़ लो, अभी काफी टाइम है। सर आप जानते नहीं है सर, कल पूछ रहे थे ना क्या पढ़ती हो, तो वो हम बोले कि मोल, तो मोल क्या है बताओ, तो मोल मैंने बोल दिया कि मोल एक ऐसा चीज है जो कैलकुलेशन में इजी होता है, और क्या, हाँ, और ये बोले कि कोई बड़ा नंबर है तो उसमें करके, तो बोला ये सब गलत है। तो गलत? सर सही कहा है। हाँ गलत है। हाँ, हाँ तो बता दीजिए सर, आज फिर मेरा क्लास हो जाएगा, फिर नहीं तो बोले कुछ आता नहीं है इसको। तो मैंने तो अच्छे से बताया था, आपने पढ़ा ही नहीं। मोल क्या होता है, क्या बताया मैंने? आद्या बोलो। मोल कैलकुलेटेड नंबर है, मतलब कि अगर एक मोल हम लोग साइकिल बोलेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 उतना सर इतना साइकिल्स हो गए। इलाबोरेशन का टाइम ही नहीं दिए सर, वो तो बस थोड़ा सा भी बोली। मैंने एक लाइन में बताया है, एक लाइन में। सर इतना इलाबोरेशन का टाइम ही नहीं दिया, अभी तो इतना डांटने लगे कि नहीं नहीं ये वो करने लगे हो। मेरा अरे सही है। सर तो निकालना क्या है इसमें? इसमें आपको बताना है कि अनरिएक्टेड पार्ट कितना होगा, कौन सा रिएजेंट अनरिएक्टेड रहेगा और वो कितना बचेगा। सर C3H8 अनरिएक्टेड रहेगा और उसका मैं निकाल रहा हूँ सर अभी। निकालो। फिर से क्वेश्चन कीजिए ना रिपीट। कौन सा रिएजेंट अनरिएक्टेड रहेगा और कितना अनरिएक्टेड रहेगा, ये बताना है आपको। सर C3H8 अनरिएक्टेड रहेगा और उसका होगा 16 मोल। 16। एक सेकंड मेरे को बताना है सर, वो अनरिएक्टेड हाँ रहेगा सर। O2, सर अनरिएक्टेड रहेगा O2 जिसका 34 है, और उसका है ना CH8 का 16 मोल है। तुम्हारा अलग ही दुनिया चल रहा है। हाँ सर वही तो बताया मैंने, O2 का हो जाएगा 34 अनरिएक्ट, मतलब वो उसका, और वो लिमिटिंग एजेंट वही है, और उसका 16 मोल C3H8 का 16 मोल अनरिएक्टेड होगा। ठीक है। सर बार बार आप बोलते हैं बताने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है आपको एक बार। क्या बताने के लिए बोलते हो? सर अभी बताया तो एक बार, फिर दूसरी बार भी बताया कि 34 वो और तो 16। आज आप सबके साथ मर्ज कर देते हो, किसी को बोलते हैं उसी के में बोलना शुरू कर देते हो बीच में। सॉरी सर, अब नहीं, हाँ रेज हैंड कर लेंगे सर। थोड़ा सा ना रेज हैंड कर लो तो मैं पूछ लूंगा आपसे। हाँ ओके सर। आद्या, हाँ सर। समझ आया ये वाला पार्ट? नहीं। नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या किए, लिमिटिंग रिएजेंट चेक किए, वो कितना होगा 170 डिवाइड बाय 5, कितना निकल के आया था? 34। 15 और 2, हाँ ऐसा। 34 निकल के आया था। हाँ 2 है 34। C3H8 के 1 मोल के साथ 5 मोल O2 रिएक्ट करता है। परफेक्ट। हाँ 170 मोल के साथ कितने मोल C3H8 रिएक्ट करना चाहिए? मैं बोलूंगा C3H8 का 1 मोल रिएक्ट करता 5 मोल O2 के साथ। 1 मोल के साथ कितना? 1/5। हाँ और 170 के साथ कितना? 1/5 इंटू 170। 1/5 इंटू 170। इतना मोल C3H8 रिएक्ट कर जाएगा। हाँ कितना वैल्यू निकल के आएगा? 16। बचा नहीं 4। 34 आएगा, उसको माइनस करना होगा तो 16। 34 मोल आपके पास C3H8 रिएक्ट कर जाएगा। कितना रिएक्टेड बच गया? 50 माइनस 34। बस आंसर हो गया। 16 आ गया। आ गया 16 मोल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। परम नहीं है, परम गायब है। चलो कोई बात नहीं, ये समझ आया सबको? हाँ चलो बहुत बढ़िया। सर एक दो क्वेश्चन और दे दो इसके ऊपर। दे देता हूँ। ये हो गया सबका, हटा दूं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। थोड़ा
थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख के दिखाऊं? यस सर। हाँ सर। सर एक बात बताए पूछे, सर ये बैच कैसा लगा आपको? बताएंगे, कुछ टाइम बाद बताते हैं। फोन पे बता दीजिएगा सर। फोन पे नहीं बताना, जब मेरा असेसमेंट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। अभी मेरा सर टेस्ट में मेरा मार्क्स हमेशा कम आता है, उससे मत जज कीजिएगा। असेसमेंट ऐसे नहीं होता है। असेसमेंट कैसे होता है फिर? जब आप 5-6 चैप्टर कर लोगे, उसके बाद आपका ग्रोथ कितना होता है उससे असेसमेंट होता है। अच्छा सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोला था, सब कर दिया, पूरा कॉम्प्लेक्स ही कर दिया। चलिए, यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कितने लोगे? 240 ले लो। इसके नंबर ऑफ मोल्स 180 ले लो, और इसके नंबर ऑफ मोल्स मैं लूंगा 500। आपको बताना है कितने कितने मोल प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्शन मैंने बैलेंस करके लिखी हुई है। सर लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा आपका सेकंड वाला 18 CiO2। क्या कह रहे हो? सर लिमिटिंग एजेंट पता चल गया 18 CiO2। अपना अपना कर लो, फिर उसके बाद एक एक से पूछ लेता हूँ। पहले अपना अपना सोल्व कर लो। सर सर हाँ श्रेया बोलो। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद क्या निकालना था? लिमिटिंग रिएजेंट के बाद आपको निकालना है कितने कितने मोल प्रोडक्ट बनेंगे आपके, ये सब। सर इनटू कर दीजिए, और क्या। पार्ट कौन कौन से रिएजेंट अनरिएक्टेड रहेंगे और कितना अनरिएक्टेड रहेंगे। सर पूरा मैथ कैलकुलेशन करवा रहे हैं बस। सर हो गया। हो गया? क्या क्या हुआ बताओ। हाँ बता दूं पक्का? हाँ फिर मत बोलना। रुको ठीक रुको है बता रही हूँ। कर लेने दो, सब कर लेने दो, फिर पूछ लेता हूँ। एक बार सबको कर लेने दो, फिर पूछता हूँ। सर अनरिएक्टेड भी निकालना है क्या? अनरिएक्टेड भी निकालना है, कितना कितना और क्या क्या अनरिएक्टेड बच जाएगा। हो गया सर। हो गया? आद्या का भी हो चुका है। सर कशिश नहीं सर। आद्या सर मेरा नहीं हुआ, रुक जाओ। कर लो, आराम से करो, फिर ही मैं पूछता हूँ। आराम से टाइम लेके 1 घंटा लगे, 1 घंटा। चुप कशिश, इतना मत बोलो। सॉरी सर।
सर आप बता दीजिए, नहीं आ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट आ गया सर पर आंसर हम बताएंगे सर। अनरिएक्टेड आएगा वो नहीं आ रहा। ठीक है। सर मेरा एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। मेरा यस सर। अनरिएक्टेड आ गया। मुझे पता नहीं चले कैसे हमें इक्वेशन बनानी है और उससे हमें निकालना है। तो आप मुझे बता दीजिए कि P4 कैसे निकालना है, मैं उसके हिसाब से कर लूंगा सर। सब करता हूँ तो आप एक बार देख। सर सर मेरा सब आ प्रोडक्ट का गया भी सर। अमाउंट निकालना था ना। क्या कह रहे हो आशा? सर प्रोडक्ट का भी अमाउंट निकालना है क्या? हाँ, कितना कितना प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्या क्या और कितना कितना बनेगा, और सर मेरा सब आ गया सर। अनरिएक्टेड रहेगा। सर मेरा ये आ गया लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट का। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट के लिए 240/4 इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया। 180 डिवाइड 180 18, 500 डिवाइडेड बाय कितना? 30 30। लिमिट सर 30 आ गया, यहाँ से आया सर 30 सर 30 60, यहाँ से आया 10, यहाँ सर 30 16.6 सर 30 सर 30 होगा वहाँ पे। 166.6। सर अरे वो 30 होगा 30 सर। होगा। 66.6 कहाँ पर 30? सर अरे यहाँ पे सर 500/30। सर ऊपर 30 सी है। 16.6 हो गया, तो उससे तो कोई फर्क हाँ जी सर। एक मिनट, ये कितना था अपना? 60 है। ओके, 16.66 है, ये 10 है। लिमिट SiO2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर। इस वाला SiO2 की वैल्यू मिनिमम आ रही है, तो SiO2 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। आपको पता है 18 मोल SiO2 से कितने मोल P4 बनता है? 3 मोल। यस सर। सर मैंने आंसर सेंड किया था एक बार चेक। 18 मोल SiO2 से 3 मोल P4 बनता है। 3 मोल P4। ओके, 1 यस सर। मोल से कितना बनेगा? 30। 30। तो इसका अमाउंट कितना बना? 30 मोल। ऐसे ही 20 180 300। CaF2 कितना बनता है? 2 मोल बनता है। फ्रॉम 18 मोल ऑफ SiO2, 2 मोल CaF2 शुड फॉर्म। और 180 मोल से कितना? 20 तो इसके आगे 20 मोल। CaSiO3 कितना बनेगा? 18 मोल से 18 मोल। 180 से कितना? 180 मोल। डायरेक्टली हाँ जी सर। 18 मोल से 30 मोल CO बनता है। 18 मोल SiO2 से 30 मोल CO बनता है। 180 से कितने बनेगा? 300। 300। इतने काम, इतनी चीज में किसी को डाउट है क्या? नो सर। चीज में किसी को कोई डाउट? अब आपको निकालना है अनरिएक्टेड पार्ट कितना होगा। कितने कितने और क्या क्या बने वो सबके निकल गए। अब अनरिएक्टेड पार्ट देखना है। सर मैं आंसर बताऊंगा, बता देना कि ठीक है कि नहीं। एक बार कर देता हूँ, साथ साथ फिर मैच कर लेना। हाँ सर। यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास 18 मोल SiO2 होता तो उसके साथ 4 मोल Ca5PO4 होल थ्राइस F बनता है। कितना SiO2? 180। 180। कितना रिएक्ट करना चाहिए था? ये 40 मोल। क्या यस सर, तो बचेगा 200। बचेगा कितना? 240 200 सर। माइनस 40, दैट इज 200 मोल अनरिएक्टेड रहेगा। फर्स्ट वाला पार्ट कितना रहेगा? 200 मोल अनरिएक्टेड रह गया। हाँ सर। ठीक है, 18 मोल के साथ 30 कार्बन रिएक्ट करता था। 180 मोल के साथ कितना? 300 मोल बात करेगा। बच गया कि 200। 200 माइनस 300, दैट इज 100। ठीक है क्या? जी सर। कर लो सोल्व, मतलब किसी कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, बाकी हो गया।
कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सर हाँ जी बोलो। सर ये कौन सी रिएक्शन है, मतलब कौन से प्रोसेस की रिएक्शन होगी डेफिनेटली? ये प्रोसेस की रिएक्शन नहीं है, P4 के सिंथेसिस के लिए, व्हाइट फास्फोरस के सिंथेसिस की रिएक्शन है। ये बोन्स का पार्ट होता है। ये तो रेत है अपनी, ये एक बोन्स से एक कंपाउंड ऑब्टेन होता है, उसको यूज कर रखा है। साथ में कार्बन है, मतलब बहुत ही चीप है। ये पूरे सारे मटेरियल बहुत चीप हैं, फास्फोरस के सिंथेसिस। सर ये 10th में रिएक्शन था ना सर? मे भी हो, मैंने 10th का बुक देखे हुए बहुत टाइम हो चुका है, मैंने 10th क्लास पढ़ाई नहीं है। ठीक है। हाँ जी सर। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ अभी, मेरे पास एक एमएससी का बैच है। चलो हटा दो, एक बार हाँ जी सर। कर लिया सर कॉपी। हो गया। हाँ जी, तो ये अगर आपका हो गया, नेक्स्ट पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक समझा रहा हूं, परसेंटेज यील्ड। नाम सुना है आपने, परसेंटेज यील्ड? हाँ जी सर। कौन सा होता है? ये क्या होता है? अब मैंने एक रिएक्शन ली, CO प्लस O2 हाफ O2 गिव्स CO2। इसमें CO के नंबर ऑफ मोल्स लिए 5 मोल, O2 के नंबर ऑफ मोल्स लिए मैंने 2.5, एंड स्टिल मेरे पास CO2 कितना बनना चाहिए? पहले एक बार बताओ, CO2 बनेगा कितना अगर मैं 5 और 2.5 लेता हूं तो? हाफ है यहाँ पर, ये हाफ है, 5 बनेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2CO प्लस O2 गिव्स CO2। तो ये 5 मोल CO2 बनना चाहिए था। इतना सबको समझ आया? हाँ जी सर। तो इतना बात अगर समझ आया सबको, तो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं आपको, एक चीज बोल के देखता हूं। CO2 3 मोल ही बन रहा है, 5 मोल बनना चाहिए था, CO2 बन रहा है 3 मोल ही। इस बात का क्या मतलब हुआ? सर बट 3 मोल बनना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्लीट रिएक्ट हो जा रहा है ना। मैंने दे दिया, ये मेंशन्ड है कि 3 मोल ही बन रहा है, तो फिर क्या बोलोगे? अगर 3 मोल बन रहा है तो उसके हिसाब से CO और O2 will not react and they both will get separate, तो उसका अलग होगा, इसका अलग होगा। बहुत कम रिएक्शंस ऐसी हैं जो 100% कन्वर्जन शो करती है। बहुत कम रिएक्शन ऐसी होती हैं जो 100% कन्वर्जन शो करती है। मतलब अगर मेरे पास एग्जैक्टली गिवन है तो ये कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। होगा क्या, इसमें से भी कुछ पार्ट बच जाएगा, इसमें से भी कुछ पार्ट बच जाएगा, और इसका भी कुछ पार्ट बन जाएगा। जो अभी हुआ, अगर 3 मोल बनता है तो उसका मतलब क्या हुआ, यहां से 3 मोल रिएक्ट कर गए, 5 में से 2 मोल इसका बच गया, और इसका कितना बच गया आपके पास? 1 मोल इसका बच गया, और 3 मोल इसके बन गए। अगर मैं बोलूं कि 3 मोल ही CO2 बना, तो 2 मोल CO बच गया, 1 मोल आपके पास O2 बच गया, और 3 मोल CO2 बन गए।
आया इतनी बात समझ में? बहुत कम रिएक्शन ऐसी होती है जो 100% कन्वर्जन शो करती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशल एक बार फिर समझा। बहुत कम रिएक्शन, मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया कि CO2 बन सिर्फ 3 मोल रहा है, तो उसका सीधा सीधा मीनिंग क्या हो गया कि ये कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ CO भी बच जा रहा है, कुछ O2 भी बच जा रहा है और कुछ CO2 तो बन गया। बना कितना? 3 मोल गिवन था आपको। कितना CO बच गया? हम लोग क्या बोलेंगे? 3 मोल आपका रिएक्ट कर गया। 3 मोल रिएक्ट कर गया क्योंकि आपके पास 3 मोल CO2 बना था, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल CO रिक्वायर्ड है। परफेक्ट। ए यहाँ पे 2 और लगेगा बाहर, ये चीज थोड़ा सा मिसिंग था। हाँ, ए 2 मोल CO से 2 मोल CO2 बन रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरे पास 3 मोल CO2 बना है तो यहाँ पे CO कितना होना चाहिए था? 3 मोल रिएक्ट कर गया। कितना CO बच गया? 2 मोल CO आपका बच गया है। O2 कितना बच जाएगा? आपके पास 2 मोल CO2 के लिए 1 मोल O2 रिएक्ट करना चाहिए। आपके पास CO2 बना कितना है? 3 मोल, मतलब 1.5 1.5 मोल O2 रिएक्ट कर गया। बच गया O2 कितना? 2.5 माइनस 1.5, 1 मोल O2 आपका बच गया। इतना बात समझ आया? यस सर। तो ये चीज क्या बताती है आपको? यहां पर कितना कितना बच गया? ये भी कुछ बच गया, ये भी कुछ बच गया और ये भी कुछ बन गया। तो ये रिएक्शन कन्वर्जन कितना परसेंटेज शो की? कितना परसेंटेज कन्वर्जन हुआ? तो मैं क्या करूंगा उस काम के लिए? कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ, मतलब 3 मोल मेरे पास बने एक्चुअली। बनना कितना चाहिए था अगर 100% कन्वर्जन होता तो? 5 मोल। 5 मोल इनटू क्या कर दूंगा? 100। ये क्या हो जाएगी? परसेंटेज यील्ड। 60%। पर सर ये सिर्फ CO के लिए होगा ना? ये CO2 के लिए। हाँ, समझा। क्योंकि प्रोडक्ट का यील्ड देखते हैं, प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड अगर देखनी है तो वो कितनी होगी? आपकी 60% निकल के आएगा कि 60% प्रोडक्ट आपका बना है। सर बोलो। बाकी के जो मतलब 5 मोल था पहले CO2, बट हमें हमारा सिर्फ 3 मोल बना, तो बाकी जो 2 मोल है हाँ, वो एनर्जी और वाटर के फॉर्म में होगा? नहीं, ये क्या होगा कि वेसल के अंदर ही पड़ा रहेगा। मैंने एक वेसल लिया, आपके पास CO और O2 दोनों थे, मतलब अनरिएक्टेड हो जाएगा। वो अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा वेसल में। क्या हो गया? कुछ रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बन गया, उसको ऐसे ले लेता हूँ। मतलब कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे। 100% रिएक्ट करना श्रेया जरूरी होता है क्या?